हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है आद पाटिल और आज अपन देखने वाले हैं दो नए टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ वाटर, सेकंड इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। इससे पहले वाले टॉपिक में अपन ने वाटर पार्ट को टच किया था, उसके प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखे थे। उसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए आज अपन सोर्सेस ऑफ वाटर देखते हैं और अपना इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोर्सेस ऑफ वाटर पे डायरेक्ट बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बता देता हूँ। बेसिक पार्ट है, ठीक है, जो अपन ने वाटर में पढ़ा था पिछली बार। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 2-3 मिनट, क्योंकि अगर ऐसा है, अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया तो मैं थोड़ा सा ही जो ग्राफ बनाए हैं और थोड़े से जो अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा, तो आप आराम से उसको बना लेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये वाला पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक पॉइंट लिखवाया था कि अपना जो ये पूरा अर्थ सरफेस है, ठीक है, उसमें से 71% जो पार्ट है वो अपना किससे कवर है? वाटर से। बाकी बचे 29% वो किससे कवर है? लैंड से, है ना। तो वो जो 71% जो वाटर से कवर है पार्ट, उसमें से जो 97% जो वाटर है वो कौन सा वाटर है? सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है। ठीक है, जिसका ना कोई यूज़ है, अपन उस वाटर को किसी भी काम में नहीं ले सकते, चाहे वो पीने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, या एग्रीकल्चर यूज़, कहीं पे भी उस वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। वहीं अगर दूसरे वाटर की बात करें तो 3% बचा अपना फ्रेश वाटर। ठीक है, क्योंकि ये 97% किसी काम का। और ये वाटर कौन सा है? ये अपना जो ओशियंस और सीज़ में जो वाटर पाया जाता है, ये वो वाटर है। ठीक है, बाकी 97 तो उसमें चले गया, अब बचा 3% वाटर। इस 3% में से भी जो 2% वाटर है वो लॉक्ड है। लॉक किसकी फॉर्म में? अपने आइस की फॉर्म में, ग्लेशियर्स जो बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं उनकी फॉर्म में, है ना। तो ये वो वाटर भी अपन किसी भी काम में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये 2% वाटर भी अपना किसी काम का नहीं है। तो अब बचा बस 1% वाटर जो रेडी टू यूज़ है, जिसको अपन बाकी सबके काम के लिए अपन मतलब पीने के लिए, जो अपना डेली लाइफ में यूजेस होते हैं वाटर के, उसमें यूज़ कर सकते हैं। बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, जो भी अपना डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ये 1% वाटर है जिसको यूज़ करते हैं। अब ये 1% वाटर कौन सा है? जो अपना रिवर्स का वाटर होता है, डैम्स का वाटर, लेक्स का वाटर, ठीक है, और बाकी रेन वाटर जो ऊपर से आता है। बाकी वो रेन वाटर जब आता है तो अपनी नदियाँ ये सब भर जाती है, उसके बाद जो बचा हुआ पानी रहता है वो अंडरग्राउंड में चले जाता है। तो अंडरग्राउंड वाटर भी ये 1% में आता है। ठीक है, तो आई होप सो ये पूरा चीज़ समझ में आ गई होगी। अपने पास इतना सारा पानी है पूरी अर्थ में, पर उसके बाद भी अपने पास बस 1% वाटर ही है जिसको अपन रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा एग्जाम में आता है तो ये अपना जो ग्राफ है इसको आप डायरेक्ट बना दीजिएगा, और जो जो चीज़ मैंने आपको नॉर्मली लैंग्वेज में अपनी समझाई है उसको आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन सोर्सेस ऑफ वाटर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो वाटर के सोर्सेस हैं, ठीक है, जहाँ से अपन को पानी प्राप्त होता है, वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है रेन वाटर, सेकंड है सरफेस वाटर और थर्ड है अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, रेन वाटर कौन सा? जो वाटर अपना ऊपर से गिरता है। कल ही अपन ने यहाँ पे बारिश हुई थी भोपाल में, ठीक है, जो ऊपर से पानी गिरा था वही अपना रेन वाटर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी क्लियर इसी फॉर्म में लिखना है आपको कि रेन वाटर वो वाटर होता है जो अपने स्काई से नीचे गिरता है। ठीक है, और इसी में लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और एग्जामिनर को भी। ठीक है, तो रेन वाटर पहला सोर्सेस ऑफ वाटर। सेकंड सरफेस वाटर, वो वाटर जो अपनी अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, जो आपने रिवर्स देखी होंगी, ठीक है, लेक्स देखे होंगे, डैम्स देखे होंगे, तो वो जो वाटर है जो अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है, जिसको अपन आंखों से जाके देखते हैं, मतलब घूमने भी जाते हैं कुछ लोग, तो वो वाटर जो है वो सरफेस वाटर कहलाता है। ठीक है, और थर्ड वाटर जो है अपना, वो अपना अंडरग्राउंड वाटर। अब ये अंडरग्राउंड वाटर क्या? अपने देखिए, बारिश का पानी नीचे गिरता है, पहले तो नदियाँ वदियाँ सब भर जाती है, उसके बाद जो अपने ज़मीन पे पानी रहता है, सॉइल पे पानी रहता है, वो अपना नीचे चले जाता है ज़मीन के अंदर। तो और जो ज़मीन के अंदर वाला पानी है उसको अपन अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेन वाटर का, ये सरफेस वाटर का थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं तो अब आपने ये रेन वेन थोड़ी सी देखी होगी जो सरफेस पे नॉर्मली रहती है। ठीक है, बाकी अंडरग्राउंड वाटर कौन सा वाटर है? ये अपनी सॉइल है, इसके नीचे जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला वाटर, ये अपना कौन सा वाटर है? अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो आई होप सो ये इमेज के जरिए आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं अब इन सबको मतलब ऊपर अपन ने बता दिया, थोड़ा समझ लिया। मैं इसको जब डेफिनेशन से आपको क्लियर करूँगा तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये तीनों वाटर समझ लिए। रेन वाटर जो है वो आपको भी पता है अपना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, बिकॉज ऑफ रेन वाटर ही अपना जो सरफेस वाटर है वो भी नदियाँ ये सब अपने रेन वाटर से ही भराते हैं। बाकी बचा अंडरग्राउंड वाटर, तो जो पानी बच जाता है, ठीक है, जो ऊपर रहता है वो सॉइल के जरिए नीचे चले जाता है। ठीक है, तो मतलब रेन वाटर से ही अपने ये 2 वाटर भराते हैं। ठीक है, अब अपना जो सरफेस वाटर, ये भी अपने 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है फ्लोइंग वाटर, सेकेंड स्टिल वाटर। अब ये क्या है फ्लोइंग वाटर? फ्लोइंग वाटर वो वाटर है जो बहता हुआ पानी,
ठीक है, नाम से अपन को क्लियर हो रहा है, बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल जो रिवर वाटर है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लोइंग वाटर का। ठीक है, वहीं अगर स्टिल वाटर की बात करें तो मतलब रुका हुआ पानी जो स्टिल है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात करें, जो आपने छोटे छोटे पॉन्ड्स देखे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे पानी के पॉन्ड्स देखे होंगे, लेक्स देखी होगी, वो क्या है, रुका हुआ पानी है, स्टिल पानी है। ठीक है, तो वही अपना फ्लोइंग वाटर, स्टिल वाटर के थोड़े से एग्जांपल हैं। इसकी डेफिनेशंस भी अपन देख लेंगे, है ना, आगे। और बाकी अंडरग्राउंड वाटर क्या है, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अब ये क्या है, वेल्स जो आपने कुएं देखे होंगे, ठीक है, तो कुएं में क्या है, पहले अपन कुएं बनाने के लिए क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, ठीक है, और फिर उसमें से जो ज़मीन के अंदर पानी है वो निकल आता है। वहीं अगर हैंडपम्प्स की बात करें, उसके लिए क्या करते हैं, ड्रिल किया जाता है, एक्यूफायर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो पानी आता है अपन हैंडपम्प की मदद से उस पानी को निकालते हैं। तो वो जस्ट एन एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड वाटर के। ठीक है, बाकी ये भी है कि अपना ये ग्राउंड है, इसके नीचे जो पानी है ज़मीन के अंदर, वो अपना अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो आई होप सो ये बेसिक पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनकी डेफिनेशंस देख ले रहे हैं, डेफिनेशंस की मदद से थोड़ा इनको समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कि एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि बताइए सोर्सेस ऑफ वाटर क्या हैं और इन सबको डिफाइन करने के, तो डेफिनेशंस की मदद से अपन आराम से उसको डिफाइन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर की डेफिनेशन, कि अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो सोर्सेस ऑफ वाटर को किस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर आर प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर वो प्लेसेस है जहाँ से अपन पानी को फाइंड करते हैं, जहाँ से पानी अपन को मिलता है। ठीक है, ये क्या क्या हो सकती हैं, ये हो सकती है रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड इवन रेन वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रिवर से लेके कहाँ तक, स्ट्रीम तक, ये कौन सा वाटर है, अपना सरफेस वाटर। ठीक है, ये पॉन्ड्स, ये कौन से एग्जाम्पल है अपने अंडरग्राउंड वाटर के। ठीक है, नहीं, पॉन्ड्स और वेल्स ये कौन से एग्जाम्पल है अपने अंडरग्राउंड वाटर के। बाकी ये रेन वाटर, मतलब तीनों सोर्सेस ऑफ वाटर में तीनों आ जाते हैं अपने, रेन वाटर भी, सरफेस वाटर भी और अंडरग्राउंड वाटर भी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, दिस सोर्सेस प्रोवाइड अस विद द वाटर वी नीड फ्रॉम ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। ये मतलब ये सोर्सेस अपन को प्रोवाइड करते हैं वाटर, जिससे अपन डेली एक्टिविटीज़ में जो पानी यूज़ होता है, खाने के लिए जो पानी यूज़ है, मतलब ये अपन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये तीनों, ये अच्छे से डेफिनेशन सोर्सेस ऑफ वाटर की क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे और डेफिनेशंस देखते हैं जो अपनी सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, रेन वाटर की। ठीक है, तो चलिए अब सोर्सेस ऑफ वाटर में जो अपने तीन वाटर आते हैं, सरफेस वाटर, रेन वाटर और अंडरग्राउंड वाटर, इनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। ठीक है, सरफेस वाटर बेसिकली वो वाटर होता है जो अभी मैंने आपको बताया, जो अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है। डेफिनेशंस भी अपनी वही कह रही है, दिस इंक्लूड्स वाटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ, दिस इज नॉन एज सरफेस वाटर। इसके एग्जाम्पल लिख दीजिए, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने सरफेस वाटर के। ठीक है, वहीं अगर सेकंड सोर्सेज की बात करें, रेन वाटर, वो वाटर जो अर्थ ऊपर से गिरता है, स्काई से नीचे गिरता है, वो अपना रेन वाटर है। ठीक है, उसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई प्रेसिपिटेशन, वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई प्रेसिपिटेशन दैट इज कॉल्ड रेन वाटर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं, रेन लिख सकते हैं पहले तो। ठीक है, उसके बाद स्नो भी अपना आसमान से गिरते हैं, मतलब छोटे छोटे जो आपको एग्जाम्पल लगे वो चीज़ आपको लिख सकते हैं। मैंने ये डेफिनेशन उस हिसाब से लिखवाई हैं जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि वही है कि अपन ने समझा कुछ और, अगर लिखें कुछ और ना, तो थोड़ा वो कॉन्ट्रडिक्टी हो जाता है। आई नो ये थोड़ी डेफिनेशन छोटी छोटी सी है, पर इन डेफिनेशन से क्या आपको स्टार्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग मिल गई अपन को लिखने की, सरफेस वाटर ये होता है, ये डेफिनेशन लिख दिया। उसके बाद क्या अपन ने जो समझा है वो चीज़ आराम से लिख सकते हैं। अगर होगा तो मैं आपको और डेफिनेशन से भी आपको बता दूंगा। ठीक है, बट आप ये नॉर्मल डेफिनेशन से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये दोनों वाटर समझ लिए। उसके बाद आप देखते हैं अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है। अंडरग्राउंड वाटर क्या बताया, वो वाटर जो अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है, वो अपना अंडरग्राउंड वाटर है। जैसे water that stored beneath the earth surface in soil and rocks formation that is known as underground water। ठीक है, इसको किससे एक्सेस कर पाते हैं, वेल्स और एक्विफायर से अपन इसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये तीनों डेफिनेशंस बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये पूरा जो डेफिनेशन लिखवाई, ये मतलब ये समझाने के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि सोर्सेस ऑफ वाटर बताइए, तो आपको उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले वो डेफिनेशन देख लेते हैं सरफेस वाटर के, जो ये था फ्लोइंग वाटर और स्टिल वाटर की। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है कॉपी में। ठीक है, तो फ्लोइंग वाटर जो पहले ही बताया था, वो वाटर जो फ्लो करता रहता है, वो अपना फ्लोइंग वाटर। बेस्ट एग्जाम्पल है वो रिवर्स।
ठीक है। और स्टिल वाटर, ये पॉन्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो आपने छोटे छोटे पॉन्ड्स देखे होंगे जिसमें पानी रहता है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट एग्जाम, क्योंकि वो ठहरा हुआ पानी है। डेफिनेशंस भी इसी हिसाब से हैं। क्या है डेफिनेशन? फ्लोइंग वाटर इज वाटर दैट मूव्स अलोंग इन अ रिवर, स्ट्रीम्स और क्रीक, रिवर, स्ट्रीम्स और क्रीक, ठीक है। आई होप सो ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। स्टिल वाटर की डेफिनेशन वही लिखवाई है, स्टिल वाटर इज वाटर दैट इज काम, जो शांत रहता है, और नॉट फ्लोइंग, नॉट मूविंग, दैट इज नॉन एज स्टिल वाटर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? लेक्स हो गया, अपना पॉन्ड्स हो गया, और थोड़े बाथटब, ये अपना एग्जाम्पल है स्टिल वाटर का, ठीक है। तो आई होप सो ये डेफिनेशंस भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सोर्सेस ऑफ वाटर का, तो आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जिससे ना आप लिख भी लें, है ना। 2 मिनट। तो मैं इसको, हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जिससे आप इसको नोट डाउन भी कर लें, है ना। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है आपको एग्जाम में। अगर आप सोर्सेस ऑफ वाटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको तो ये ग्राफ बना देना है, जिसमें डिफाइन कर देना अपन को सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद रेन वाटर क्या होता है, सरफेस वाटर क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, ये थोड़े से एग्जाम्पल आपको डिफाइन कर देना है, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, ठीक है, कि बच्चे को अगर सोर्सेस ऑफ वाटर पूछा है तो उसने इतने अच्छे से डिफाइन किया है, तो पहले उसके एग्जामिनर के दिमाग में क्वेश्चन एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अपन को सोर्सेस ऑफ वाटर की डेफिनेशन जो है उसको डिफाइन कर देना है ना। उसके बाद अपन को सोर्सेस ऑफ वाटर जो है, सरफेस वाटर, रेन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, इनकी डेफिनेशन छोटी छोटी सी अपन को डिफाइन करें। ये मैंने एक पॉइंट लिखवाया, आप जो मैंने इसको समझाया है, ठीक है, इससे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, और 2-3 पॉइंट आप अपनी तरफ से जो मैंने समझाया वो जोड़ सकते हैं, ठीक है। सरफेस वाटर, रेन वाटर में उसी तरह से, अंडरग्राउंड वाटर में भी उसी तरह से। उसके बाद सरफेस वाटर को ये थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, फ्लोइंग वाटर ये होता है, स्टिल वाटर ये होता है। इतना आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आराम से आपको 7 में से 7 नंबर देगा, ठीक है। आपके कहीं से इसमें से एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करना है, और साथ में ये पूरा सोर्सेस ऑफ वाटर भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इसको अगर नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद सोर्सेस ऑफ वाटर, उसके बाद इस चीज़ को, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करने के बाद अब अपन बढ़ते हैं इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आखिर इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर क्या क्या होता है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, पानी में इम्प्योरिटीज 3 तरह की होती हैं। पहली है फिजिकल इम्प्योरिटीज, सेकंड है माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, थर्ड है केमिकल इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो एक एक करके अपन इसको समझ लेते हैं। पहली देखते हैं फिजिकल इम्प्योरिटीज क्या होता है, ठीक है। फिजिकल इम्प्योरिटीज सिंपल भाषा में कहें तो फिजिकल इम्प्योरिटीज वो टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं जिसको अपन आंखों से देख पाते हैं, ठीक है। अपनी आंख है, इससे अपन पानी में जो इम्प्योरिटीज होगी उसको सिंपली देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अपना पानी की बॉटल है, बेसिकली अभी इसमें पानी नहीं है, पर ये मान लीजिए इसमें पानी है, ठीक है। अगर इसमें आधा बोतल पानी भरा है, इसमें अगर कोई कंकड़ पत्थर होगा, इस पानी में अगर कोई कंकड़ पत्थर होगा या मिट्टी होगी या ऊपर कोई पत्ते तैर रहे होंगे, तो मैं उसको देख पाऊंगा, ठीक है। तो वही टाइप की इम्प्योरिटीज को अपन फिजिकल इम्प्योरिटीज कहते हैं। आया समझ में? क्या होता है फिजिकल इम्प्योरिटीज? वो टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं जिसको अपन अपनी नेक्ड आइज से आराम से देख पाते हैं, ठीक है। आया? क्लियर हुआ? ठीक है। अब सेकंड इम्प्योरिटीज की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिकल, ठीक है। जैसे ही आपको ये नाम आए, सीधा चले जाना आप 10th क्लास की बायो में, उसमें अपन ने कुछ वायरसेस के नाम पढ़े, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है। तो इससे एक डेफिनेशन फॉर्म होती है। वो टाइप की इम्प्योरिटीज, माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज वो टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं जो पानी में अपने बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं, ठीक है। और जब वो पानी में जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी फिजिकल इम्प्योरिटीज तो अपन ने देख लिया, पानी में होती है, अपन को आंखों से दिखाई देती है, पर माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज अपन को पानी में नहीं दिखाई देगी, है ना। इसमें जो वायरसेस हैं, पानी में बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो अपन को पानी में नहीं दिखा जाएंगे। पर क्या होता है कि वो वायरसेस अफेक्ट करते हैं अपनी हेल्थ को, जिससे अपन को बुखार, सर्दी, जुकाम, इन सब जैसी प्रॉब्लम्स आती है। बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बारिश के टाइम पे क्या है, पानी गिरता है, जिससे क्या है, पानी में बहुत सारी माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज चली जाती है, ठीक है। वो क्या करता है, पानी को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से पानी पीने लायक नहीं रहता, और जिसकी वजह से अगर वो पानी पी लेते हैं तो अपन को बुखार, ये सब सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। ये सिंपली अभी मैंने एक आपको समझाने के पर्सपेक्टिव समझाया है, ठीक है। अभी अपन इसको एक डेफिनेशंस की मदद से समझेंगे तो ये सारी चीज़ें एक मतलब
कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी और आप अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी आपको बस समझ लेना है माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज वो टाइप की इम्प्योरिटीज है जो पानी में बैक्टीरिया वायरसेस रहते हैं, वो पानी में जाते हैं तो उसको ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से अपन को बुखार ये सब जैसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आई होप सो ये दोनों इम्प्योरिटीज क्लियर हो गई होगी। अब थर्ड टाइप के इम्प्योरिटीज है अपनी केमिकल इम्प्योरिटीज। अब ये क्या है? केमिकल इम्प्योरिटीज वो टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं जो अगर पानी में चली जाती हैं तो पानी की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको चेंज कर देती हैं। ठीक है, अब पानी की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, पानी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है कि पानी ऑर्डरलेस होता है, पानी कलरलेस होता है। ठीक है, पर अगर ये इम्प्योरिटीज़ पानी में चली जाती है तो उसके टेस्ट को ख़राब कर देती हैं। ठीक है, उसके कलर को गंदा कर देती है, उसके कलर को ख़राब कर देती है, तो वो टाइप की इम्प्योरिटीज़ को अपन केमिकल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। आई होप सो ये तीनों इम्प्योरिटीज़ जो हैं आपको क्लियर हो गई होगी। अब फिजिकल इम्प्योरिटीज़ के भी दो टाइप होते हैं, पहला है सस्पेंडेड सॉलिड, सेकंड है कोलाइडल। अगर मैं इसको समझाने के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम में लिखने के पर्सपेक्टिव से समझूँ तो उतना ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। सस्पेंडेड वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जैसे मिट्टी, ये सब हो गया, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ठीक है, जो अपन आराम से अपनी आंखों से देख पाते हैं, उसको अपन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ वो टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है जो बहुत ही टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जिसको अपन आंखों से भी मतलब देखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है अपनी कोलाइडल इम्प्योरिटीज़। आया क्लियर? ये अपने बड़े पार्टिकल होते हैं, लार्ज टाइप पार्टिकल होते हैं जिसको अपन आंखों से देख पाते हैं। कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ वो टाइप के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जिसको अपन आंखों से नहीं देख पाते, जो नीचे बैठते भी नहीं है पानी में। ठीक है, मिट्टी विट्टी तो क्या है, नीचे पानी में बैठ जाते हैं, पर कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ पानी में ऐसी तैरती रहती है जिसको अपन फिल्टर भी नहीं कर सकते। सस्पेंडेड को फिल्ट्रेशन कर देंगे अपन सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से, पर इसको करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड होती है। आई होप सो ये दोनों भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं, इसके तो कोई पॉइंट नहीं है। केमिकल इम्प्योरिटीज़ भी अपनी तीन टाइप की होती है। पहली है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, सेकंड है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, थर्ड है डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। अब ये क्या है? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ वो टाइप के मिनरल्स होते हैं, वो टाइप के सॉल्ट्स होते हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये सॉल्ट कहाँ से आते हैं? अपने जो रॉक्स हैं, ठीक है, जब रिवर आती है तो वो रॉक से टकराते आती है, तो क्या है उसमें बहुत सारी जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है वो मिल जाती है। फिर वो रिवर जाके जब अपनी समुद्र में मिलती है तो वो समुद्र के पानी में वो सारी इम्प्योरिटीज़ को डाल देती है, जिसकी वजह से समुद्र का जो पानी है, सीज का जो पानी है, वो बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, पीने लायक नहीं बचता क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट चले जाते हैं। उसी टाइप की इम्प्योरिटीज़ को अपन क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ठीक है, अब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ वो टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है जो मैनमेड होती है। ठीक है, जो जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे अपने जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इनका जब वेस्ट जो निकलता है वो कहाँ पे जाता है? रिवर में, तो वो अपनी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो गई। ठीक है, अपना जो अपन जो पानी में कूड़ा कचरा ये सब फेंकते हैं या एनिमल्स को नहलाते हैं, ठीक है, उनका वेस्ट वहाँ पे जाता है, वो सारी जो हो गई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन से जब मैं आपको करवाऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बस अभी ऊपर चीज़ें बता दे रहा हूँ कि अगर दिमाग में आता है और आपको डेफिनेशंस दिमाग में नहीं आ रही तो जो मैं समझा रहा हूँ आपको नाम से ही चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑर्गेनिक समझ गए जो अपनी मैनमेड होती है ना। उसके बाद थर्ड हो गई अपने डिसॉल्व। कुछ ऐसे डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं पानी में जो पानी में रहते हैं तो उसको इम्प्योर कर देते हैं। जैसे पहले जो ये डिसॉल्व सॉल्ट नहीं है, डिसॉल्व गैसेस हैं। ठीक है, ये डिसॉल्व सॉल्ट नहीं है, डिसॉल्व गैसेस हैं। जो डिसॉल्व गैसेस हैं अगर वो पानी में रहती हैं तो वो भी पानी को इम्प्योर कर देती है। जैसे पहली गैस का नाम बताएं तो H2S, ठीक है, सेकंड है SO2, थर्ड है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये गैसेस क्या करती हैं? पानी को एसिडिक बना देती हैं। ठीक है, जिससे पानी अपना पीने लायक नहीं बचता है। ठीक है, तो आई होप सो ये तीनों जो अपनी ये सारी इम्प्योरिटीज़ हैं आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक एक करके इनको डेफिनेशन की मदद समझ लेते हैं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशंस की मदद से इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे, आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ जिससे आप इसको नोट कर लें और ये बना ले अपनी हैंड रिटन जो नोट्स की कॉपी है उसमें, क्योंकि नोट्स बनाना यार कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी मुझसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना यार, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप क्या करें कि लेक्चर खोल के देख लें। आप 30 से 45 मिनट एग्जाम के टाइम पे लेक्चर खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। आप अभी आराम समझ लिए, साथ साथ में नोट्स भी बना ले चलिए। एक बार अभी रिवाइज़ कर लीजिएगा जैसे अपना लेक्चर ख़त्म हो जाए। उसके बाद अगर आप इन नोट्स को एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिए। ये आपको अच्छे से लिख लेना है, अपनी कॉपी में बना लेना है। ठीक है, उसके बाद एक एक करके इन सारों के डेफिनेशन में अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन की मदद समझ लेते हैं आखिर इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर क्या होता है। इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर आर थिंग्स दैट आर नॉट जस्ट वाटर बट मिक्स विद इट।
ठीक है, क्लियर हुआ क्या है कि इम्प्यूरिटीज़ ऑफ वाटर कोई वाटर नहीं है, जो ऊपर से इम्प्यूरिटीज़ उसमें मिक्स होती है वो कहलाती है। ठीक है, और फिर क्या लिखा है, दे कैन बी नेचुरल, ये नेचुरल हो सकती है, लाइक डर्ट, मिनरल्स, जो अपनी मिट्टी और कुछ मिनरल सॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो हो सकती है। और दे कैन बी फ्रॉम पॉल्यूशन, लाइक केमिकल्स और बैक्टीरिया। पॉल्यूशन मतलब जो एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट निकलता है वो भी अपना पानी में जाता है, ठीक है, वो अपने कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जिससे बैक्टीरियाज फॉर्म होते हैं पानी में, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, दिस इम्प्यूरिटीज कैन मेक वाटर टेस्ट बैड, ये अपने वाटर का जो है वो टेस्ट खराब कर देती है, स्मेल बहुत बेकार कर देती है, और इवन मेक पीपल सिकनेस दैट वी ड्रिंक। अगर ह्यूमंस उस पानी को पीते हैं या जानवर भी उस पानी को पीते हैं तो बुखार जैसी प्रॉब्लम या बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। ठीक है, तो क्या है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लीन वाटर बिफोर यूजिंग इट टू मेक श्योर इट्स सेफ़। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये पानी सेफ़ नहीं है तो उसको क्या करना है, आपको क्लीन करना है। आप क्लीन कैसे कर सकते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर कर सकते हैं या रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वाटर रिसाइकल होता है, वो रिसाइकल करके आप वाटर के उस इम्प्यूरिटीज़ को निकाल सकते हैं और बिल्कुल प्योर वाटर बना सकते हैं। ठीक है, जिससे आप बच सकें बुखार जैसी प्रॉब्लम से। तो आई होप सो आपको इम्प्यूरिटीज़ ऑफ वाटर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यही की डेफिनेशन आप एग्जाम में भी लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब देखते हैं फिजिकल इम्प्यूरिटीज़। ठीक है, फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ क्या होती है, दो डेफिनेशन है, यही दो डेफिनेशन आपको लिखने हैं, सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है पहली डेफिनेशन, फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ इन वाटर रेफर टू अ सब्सटेंस और पार्टिकल दैट आर फिजिकली प्रेजेंट इन द वाटर बट आर नॉट डिसॉल्व्ड। क्या कह रहा है, सिंपल यही चीज़ कह रहा है कि फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ वो टाइप की इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वाटर की, फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ वो टाइप की इम्प्यूरिटीज़ होती है वाटर की जो क्या रहता है, फिजिकली पानी में प्रेजेंट तो होती है बस उसमें डिजॉल्व नहीं होती। ठीक है, जैसे केमिकल इम्प्यूरिटीज़ क्या है, डिजॉल्व हो जाती है ना, बट फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ उसमें डिजॉल्व नहीं होती, पानी में रहती ज़रूर है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताया था कि इसमें अगर पत्ते वत्ते हैं वो अपन पानी में रहते हैं पर उसमें डिजॉल्व नहीं होते, अपन आराम से उसको सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन इन जैसी प्रोसेस से आराम से दूर कर सकते हैं। मिट्टी विट्टी भी रही तो उसको भी सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से दूर कर सकते हैं, है ना। तो ये क्लियर हो गया। सेकंड क्या है, इसको अदर वर्ड्स में अपन एक और चीज़ लिख सकते हैं, फिजिकल इम्प्यूरिटी जो अभी आपको बताया था, क्लियर किया था, फिजिकल इम्प्यूरिटीज इन वाटर आर थिंग्स यू कैन सी विथ योर आईज और फील विथ योर हैंड, दिस इज नॉन एज फिजिकल इम्प्यूरिटी। जिसको अपन आई से देख सकते हैं और हाथों से फील कर सकते हैं उसको अपन फिजिकल इम्प्यूरिटीज कहते हैं। ठीक है, दिस इम्प्यूरिटीज डर्ट, सैंड्स, लीव्स, जो अभी आपको एग्जाम्पल बताया था भाई। ठीक है, तो आई होप सो ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैं वैसे लास्ट में बता दूंगा और आपको नोट करने का भी टाइम दे दूंगा। ठीक है, लास्ट में बता भी दूंगा आपको इस आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो आप अभी इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ में सबसे पहला सस्पेंडेड सॉलिड। क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ आर सॉलिड्स पार्टिकल्स दैट आर फ्लोटिंग इन द वाटर बट आर नॉट डिसॉल्व। जो अपनी डेफिनेशन फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ की थी वही सिंपल है कि वह सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ वो टाइप के पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं पर उसमें डिसॉल्व नहीं होते, है ना। दे कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक डर्ट, सैंड और टिनी पीसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर्स में आप अपने लीव्स वीव्स ये सब डाल सकते हैं। ठीक है, फिर दिस पार्टिकल्स मेक द वाटर लुक क्लाउडी और मर्की एंड कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन और क्या है, सेटलिंग। ठीक है, सेटलिंग और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अपन इसको रिमूव आसानी से कर पाते हैं, वही सिंपल डेफिनेशन कह रही है। आप इसको एक बार पढ़िएगा, आपको चीज़ें आराम से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, सेकंड क्या है, कोलाइडल इम्प्यूरिटीज। कोलाइडल इम्प्यूरिटीज आर सुपर टिनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर दैट आर टू स्मॉल टू सी। ठीक है, ये बहुत छोटे पार्टिकल, बहुत टिनी पार्टिकल होते हैं जो देखने में भी बहुत छोटे हैं, मतलब आप देख तो लेंगे पर वही तैरते रहते हैं। ठीक है, पानी में। सिंपल जो बताया था कि ये लार्ज पार्टिकल है, ये स्मॉल पार्टिकल है जिसको देखने में शायद आपको दिखेंगे भी नहीं पानी में। ठीक है, उसके बाद दे कैन मेक वाटर क्लाउडी और हैजी, जो ऊपर लिखा हुआ है, एंड नीड स्पेशल मेथड टू रिमूव देम बिकॉज दे डोंट सेटल डाउन ऑन देयर ओन। जो चीज़ आपको बताई थी कि ये क्या है, जैसे अपने सैंड वैंड, ये तो जो सस्पेंडेड सॉलिड है ये पानी में सेटल डाउन हो जाते हैं जिससे अपन ईजिली इसको फिल्ट्रेशन या किसी प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, पर बात करें अगर कोलाइडल इम्प्यूरिटीज की, तो ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल डाउन नहीं होते पानी में, है ना, सेटल डाउन नहीं होते पानी में, जिसकी वजह से इसको एक स्पेशल मेथड लगती है इसको रिमूव करने के लिए पानी से। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहे तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ जिससे आप इसको नोट कर लें, है ना। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिए अपन ने फिजिकल इम्प्योरिटीज़ भी समझ लिया, उसके टाइप्स भी समझ लिया। अब देख लेते हैं आखिर केमिकल इम्प्योरिटीज़ क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो केमिकल इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर आर सब्सटेंस दैट मिक्स इनटू वाटर एंड चेंजेस प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर कर दी थी, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। अभी थोड़े टाइम पहले ही कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो केमिकल इम्प्योरिटीज़ वही टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है जो अगर पानी में मिक्स होती है तो पानी की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको चेंज कर देती है। ठीक है, इतना समझ लिया। उसके बाद दिस सब्सटेंस कैन कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये सब्सटेंस कहाँ से आते हैं? नेचुरल सोर्सेज लाइक मिनरल्स इन द ग्राउंड और फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक पॉल्यूशंस। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल इंक्लूड्स मिनरल्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ठीक है, उसके बाद दिस इम्प्योरिटीज़ कैन अफेक्ट द टेस्ट, स्मेल और सेफ्टी ऑफ द वाटर। ये इम्प्योरिटीज़ क्या करती है? पानी का जो टेस्ट है उस पर अफेक्ट करती है, पानी की जो क्या है टेस्ट है, ठीक है, उसके बाद स्मेल है पानी की, उसको भी ख़राब करती है। ठीक है, तो आई होप सो केमिकल इम्प्योरिटीज़ की भी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अब अगर आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इम्प्योरिटीज़ जो आपने बताया था, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और डिसॉल्व। इसकी डेफिनेशन किस तरह से? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ दे इंक्लूड मिनरल लाइक सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंपाउंड्स। ये कहाँ से आते हैं पानी में? दे कम फ्रॉम रॉक्स, सॉइल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप सो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ दे कैन कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड वेस्ट फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन, जो चीज़ आपको बताई थी। ठीक है, तो आई होप सो इन दोनों की भी डेफिनेशन किस तरह से लिखनी है वो भी क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड इम्प्योरिटीज, डिजॉल्व्ड गैसेस। ठीक है, ये क्या होता है? दिस आर द गैसेस हैव डिजॉल्व्ड इनटू वाटर। ये कुछ गैसेस हैं जो पानी में डिजॉल्व होती है तो इम्प्योरिटीज पैदा करती हैं। कॉमन डिजॉल्व गैसेस हैं अपनी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, और दे कैन कम फ्रॉम द, ये कहाँ से पानी में आती है? एटमॉस्फेयर से, बायोलॉजिकल प्रोसेस से और केमिकल रिएक्शन जो होती है पानी में, उससे ये इम्प्योरिटीज जो है वो पानी में पैदा होती है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अपनी लास्ट इम्प्योरिटीज बचती है माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। उसकी भी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं और आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब अपनी थर्ड इम्प्योरिटीज आ गई माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। ये क्या कह रही है? माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज इन वाटर आर टिनी लिविंग थिंग्स, जो अभी आपको चीज़ बताई थी, टिनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, दैट कैम वाटर अनसेफ टू ड्रिंक। ये क्या है? अगर बैक्टीरिया और वायरसेस पानी में आते हैं तो वो वाटर को क्या बनाते हैं? पीने के लिए अनसेफ बना देते हैं, जिससे पानी अपन लोग नहीं पी सकते, है ना। उसके बाद दे कैन गेट इनटू वाटर फ्रॉम थिंग्स लाइक स्वेज, एनिमल वेस्ट। ये पानी में उसी से आते हैं अपने एनिमल वेस्ट, मतलब जो पानी में अपन कचरा वचरा फेंकते हैं या जानवरों को नहलाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपन मैन मेड करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया और वायरसेस पानी में आते हैं। ठीक है, और डर्टी रन रूफ फ्रॉम फील्ड। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लीन और ट्रीट वाटर, रिमूव दिस जर्म्स बिफोर ड्रिंकिंग टू अवॉइड गेटिंग सिकनेस क्या? बुखार ये सब। ठीक है, ये लास्ट वाली डेफिनेशन क्या कह रही है कि मतलब अपन को इसको पीने से पहले बहुत ज़्यादा है कि अपन इसको क्लीन करें, जिससे अपन बुखार जैसी प्रॉब्लम से या बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हैं उससे बच पाएँ। ठीक है, तो आई होप सो माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। मैंने इसलिए यही डेफिनेशन आपको बता दी क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया था ऊपर कि क्या क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखवा दी, डेफिनेशन में मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट्स लिखवाए जो आपको सिर्फ एक बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो अपन ने उस टाइम पे समझ लिया था क्या क्या होता है और डेफिनेशन की मदद से और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं आखिर अगर इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर का अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो किस तरह से बन सकता है, मैं वो चीज़ बता देता हूँ। अभी तक ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे, पर अगर अब एग्जाम में पूछ लिए जाएँ, ठीक है, जो पूछ सकते हैं, क्योंकि 2023 के बाद आरजीपी थोड़ा पगला चुका है, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? बोल देंगे कि सोर्सेस ऑफ वाटर बताइए। ठीक है, पहले तो बोल देंगे वाटर क्या होता है और उसकी इम्प्योरिटीज़, ये दोनों क्वेश्चन को मिला देंगे और 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बनता है, अपना फर्स्ट लेक्चर बना है, पूरा आप वाटर को एक्सप्लेन कर देना, उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसकी एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, उसके बाद इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर पर जंप करना, ये अच्छे से ये डायग्राम बना देना है। ठीक है, ये आप डायग्राम बना देंगे, एग्जामिनर पर इतना प्यारा इंप्रेशन पड़ेगा, वो आपको वैसे ही मार्क्स देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपन को इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में जो अपन ने समझा है। उसके बाद फिजिकल इम्प्योरिटीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना इसी तरह, है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज को इस तरह से थोड़ा एक्सप्लेन करना है। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज में ऐसा भी करना है, ये लिखने से पहले टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज लिखना, 2 ऐसे कॉलम बनाना, 2 ऐसे कॉलम बनाना। ठीक है, और पहले में लिखना सस्पेंडेड और इधर क्या लिखना, कोलाइडल। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर इनको डिफाइन करना। ठीक है, उसके बाद
अपनी केमिकल इम्प्योरिटीज आ गई, इसको अच्छे से थोड़ा डिफाइन कर दें। मैं इसको रब भी कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आप इसको नोट भी कर लें, है ना, इसको आप नोट भी कर लेना। बाकी केमिकल इम्प्योरिटीज टाइप से लिख दिया, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल इम्प्योरिटीज, उसके बाद अपना माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज को डिफाइन कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आज का ये लेक्चर जो है अपना जो सोर्सेज ऑफ वाटर है, जो इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आपको कुछ सजेशन हो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट इसके बाद कौन सी स्टार्ट करूँ वो भी बताइएगा। इसके बाद कौन कौन से कोर्सेज आप चाहते हैं, ठीक है, फ्री कोर्सेज कौन से चाहते हैं यूट्यूब पे, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और एक और चीज़ शेयर करनी छोटी सी आपसे। ठीक है, अपनी क्या है फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसे बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे हो गया आपने केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इनके लिए क्या है हमने एक सेपरेटेड कोर्स बना रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अपना फिजिक्स सचिन सर पढ़ा रहे हैं, उसके भी लेक्चर अगर आप फर्स्ट या सेकंड सेम में हैं तो आपको उसमें मिल जाएंगे अपने एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। वहाँ पे जाके आप फिजिक्स के भी लेक्चर लेना स्टार्ट कर दीजिए। BME का भी कोर्स अपने भैया ने बना के रखा है, 4 यूनिट कंप्लीट है, आप आराम से जाके वहाँ से BME भी पढ़िए। ठीक है, कुछ ऐसे और सब्जेक्ट हैं जो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आप उसको अभी हल्के में ले लेंगे तो आपको थर्ड ईयर तक आपको पेल देते हैं, बहुत बेकार। ठीक है, मर्सी तक खींच देते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट है? पहला हो गया अपना ED और सेकंड है M2। ठीक है, अगर ये दोनों कोर्सेस अभी आपने अगर कॉलेज में आपके समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कॉलेज में पढ़िए। पर अगर आपको कॉलेज में थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये सब्जेक्ट थोड़े समझ में नहीं आ रहा है और अभी 2 महीने बचे हैं या ऐसा कुछ टाइम है, तो आपको क्या करना है, सीधा ऐप का लिंक नीचे रहेगा। ठीक है, आपको जाना है सीधा वहाँ पर जाके आपको M2, M1 और ED का कोर्स मिलेगा। ठीक है, आप लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना, आप अभी नहीं लेंगे, जब आपके थर्ड ईयर में थर्ड सेम में बैक लगेगी, अपनी सेकंड सेम में बैक लगेगी इन सब्जेक्ट में, आप तब जाके लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है अभी कॉलेज में जिस तरह से हो रहा है तो ये सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं, अगर आप कॉलेज में थोड़ी सी भी क्लास बंक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में रहता है बच्चों का, है ना, थोड़ी अपन को मस्ती वस्ती भी करनी रही, जिसकी वजह से क्लासेस बंक करते थे, थोड़ी दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, है ना, तो इसकी वजह से क्लासेस बंक हो जाती है। अगर आपने छोटी सी क्लास छोड़ दी तो अपन को आगे का समझ में नहीं आता, और अगर वो समझ में नहीं आ रहा बहुत सारी यूनिट छूट जाती है। अगर आपने हल्के में ले लिया और सोचा कि यार एक आध हफ्ते पहले ही इन सब्जेक्ट को देख लेंगे बाकी सब्जेक्ट की तरह, तो बहुत बेकार फंसेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सीधा आप सब लीजिए बैच और आराम से बैठ के पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और उसको ऐसा है शुरू से लेकर लास्ट तक का टाइम देना है ना। M2 और ED जैसा सब्जेक्ट है, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्टिंग से आपको लेना है और आराम से पढ़ना है, रोज़ के 1-1 घंटा आप पढ़िए, आराम से आपका सब्जेक्ट निकलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।